हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं। तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं 12वीं का हिंदी का क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो। ठीक है, तो इसमें प्रश्न का क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करना है, जिससे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आंसर आने वाला हो उसके लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरह से लगातार मेहनत करते रहिएगा तो ये बात सही है कि एग्ज़ाम बहुत ही आसान हो जाएगा और जो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका अधिक से अधिक आप लोग जवाब दे पाइएगा। ठीक है, तो आज का ये शुरू करते हैं, ये लेसन, ये अध्याय। तो इस पाठ का नाम है ओ सादा नीरा, यानी ओ सादा नीरा पाठ जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। ओ सादा नीरा पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। यानी अगर पूछ दिया कि माथुर जी का जन्म कब हुआ था तो 1917 ईस्वी में हुआ था। अब माथुर जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में हुआ था। माथुर जी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो इस पाठ से संबंधित प्रश्न करते हैं। तो इस अध्याय का प्रथम प्रश्न शुरू करते हैं। तो इस अध्याय का प्रथम प्रश्न है, ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो माथुर जी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी जगदीश चंद्र माथुर। पूछ दिया है कि ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे आगे दूसरा प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी मूलतः क्या है? तो मूलतः क्या है? कहानीकार है या निबंधकार है या नाटककार है या उपन्यासकार है? क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी मूलतः एक नाटककार है। क्या है? नाटककार है। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आगे तीसरा प्रश्न है, ओ सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? यानी ओ सदा नीरा नामक जो पाठ है, अध्याय है, वह किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है आप लोग जानते हैं? तो एक बार कमेंट कीजिए। तो किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया? तो गंडक नदी को, यानी गंडक नदी को निमित्त बनाकर ओ सदा नीरा नामक पाठ लिखा गया है। ठीक है, तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे आगे है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है? यानी बोल रहा है कि ओ सदा नीरा नामक जो निबंध है वो बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर आधारित करके लिखी गई है? तो किस क्षेत्र का होगा? तो इसमें दिया है चंपारण, सारण, तिरहुत, मिथिला। तो इसका कौन सा क्षेत्र होगा आप लोग जानते हैं? तो कमेंट कीजिए। तो इसका कौन सा क्षेत्र होगा? तो इसका होगा चंपारण, यानी चंपारण तरफ के क्षेत्र पर आधारित करके लिखा गया है। इसमें पूछ रहा है कि पुंडलिक जी कौन है? इससे आगे 5 नंबर प्रश्न है, पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी कौन थे? तो शिक्षक थे या राजनीतिक नेता थे या गांव का मुखिया थे या इनमें से कोई नहीं? तो पुंडलिक जी कौन थे? तो पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। कौन थे? एक शिक्षक थे। पुंडलिक जी कौन थे? तो एक शिक्षक थे। इससे आगे 6 नंबर प्रश्न है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? यानी चंपारण के क्षेत्र में जब बाढ़ आता है तो उसका मुख्य कारण क्या है? तो चंपारण क्षेत्र का बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो आप लोग जानते हैं तो एक बार कमेंट में जवाब बोलिए, जवाब कमेंट में कीजिए। तो इसका बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? चंपारण के क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का काटना इसका सही आंसर होगा, यानी वहाँ पे जंगलों का अधिक कटना ही बाढ़ का मुख्य कारण है। ठीक है, इससे आगे 7 नंबर प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म किस दिन हुआ? यानी ऊपर में पाठ के ऊपर में दिया हुआ था जगदीश चंद्र माथुर का जन्म का ईस्वी दिया हुआ था, यहाँ पे दिन पूछ दिया है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म किस दिन हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बोलिए। तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था। 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था, अर्थात 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? यानी कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा उपाधि जगदीश चंद्र माथुर जी को मिला है? तो कौन सा उपाधि मिली है? तो इसका होगा विद्यावारिधि नामक उपाधि माथुर जी को मिला था। ठीक है, तो इसमें होगा 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अब इससे अगला पाठ सिपाही की माँ है। यह पाठ है, इस पाठ का नाम है सिपाही की माँ। यानी सिपाही के माँ किनके द्वारा लिखा गया है? तो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। सिपाही की माँ मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। तो मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में। और मोहन राकेश जी का मृत्यु हो गया 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में मोहन राकेश जी का मृत्यु हो गया। ठीक है। तो इस पाठ का प्रथम प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार है। तो एकांकीकार कौन है? सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मोहन राकेश। कौन सा होगा? मोहन राकेश होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर प्रश्न में पूछ दिया मान लीजिए कि सिपाही की माँ क्या है, तो क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एकांकी है। क्या है? एकांकी है। या कहानी भी नहीं है, निबंध भी नहीं है, या एक एकांकी है। क्या है? एकांकी है। इससे आगे दूसरा प्रश्न है, मानक की माँ का क्या नाम है? यानी मानक की जो माँ था उसका क्या नाम था? तो उसका क्या नाम था आप लोग जानते हैं तो बताइए, ये कहानी पढ़े होंगे। तो मानक की माँ का नाम बिस्नी था। क्या था? बिस्नी था। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे आगे 3 नंबर प्रश्न है, मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था? यानी पूछ रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही बनकर लड़ने गया था। तो मानक किस युद्ध में गया था आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो मानक किस युद्ध में गया था? प्रथम विश्व युद्ध में, या द्वितीय विश्व युद्ध में, या कारगिल युद्ध में? किस में गया था? तो मानक गया था द्वितीय विश्व युद्ध में। यानी मानक के माँ के पास रुपया का बहुत ही दिक्कत था। ठीक है। जिसके कारण उसने अपने बेटे को सिपाही में भेज दिया और मानक गया था द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। मानक किस युद्ध में गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे आगे 4 नंबर प्रश्न है, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो यानी बिस्नी ने मानक को लड़ाई में क्यों भेजा था? तो उसके पास पैसा का बहुत दिक्कत था, पैसा कमाने के लिए भेजा था। तो क्यों भेजा था? तो पैसा कमाने के उद्देश्य से। तो 4 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लड़ाई में क्यों भेजती है? तो पैसा कमाने के उद्देश्य से, क्योंकि बिस्नी के पास पैसा का बहुत ही दिक्कत था, इसीलिए उसने अपने बेटे को द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था। तो इसका सही आंसर होगा पैसा कमाने के उद्देश्य से। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पैसा कमाने के उद्देश्य से। इससे आगे 5 नंबर प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? यानी आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो ये सिपाही की माँ वाला पाठ में है। तो इसका लेखक कौन होगा? इसका भी लेखक होगा मोहन राकेश। कौन होगा? मोहन राकेश जी होंगे। इसका भी लेखक मोहन राकेश जी होंगे। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो मोहन राकेश जी का रचना है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आगे 6 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। तो मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन सा है? तो सिपाही की माँ। कौन सा होगा? सिपाही की माँ होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे आगे 7 नंबर प्रश्न है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? यानी मोहन राकेश जी किस पत्रिका के संपादक रहे? तो वह किस पत्रिका का संपादक रहे? तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो मोहन राकेश जी सरिका नामक पत्रिका का संपादक रहे। मोहन राकेश जी सरिका नामक पत्रिका का संपादक रहे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये पाठ है, तो इस पाठ का नाम है परगीत और समाज। यानी परगीत और समाज। तो परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। यानी नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। इसका मृत्यु अभी नहीं दिया हुआ है, शायद ये अभी जिंदा ही है इसीलिए नहीं दिया गया होगा, या नहीं भी जिंदा होंगे, लेकिन इनका मृत्यु अभी तक नहीं दिया गया है। ठीक है, बुक में नहीं दिया गया है। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था। तो इस पाठ से संबंधित चलिए प्रश्न करते हैं। तो इसका प्रथम प्रश्न है, परगीत और समाज के लेखक है। तो यानी पूछ रहा है कि परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो इसका लेखक होगा नामवर सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
इससे आगे 2 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? यानी नामवर सिंह को किस कृति की रचना करने पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कविता के नए प्रतिमान, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे 3 नंबर प्रश्न है, परगीत और समाज क्या है? हाँ, पूछ रहा है कि परगीत और समाज क्या है? तो निबंध है या आलोचना है या उपन्यास है या क्या है, यही पूछ रहा है। तो परगीत और समाज क्या है, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो परगीत और समाज एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है जो कि नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया था। परगीत और समाज क्या है? तो एक निबंध है। इससे आगे 4 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह जी के गुरु कौन थे? तो कौन थे इनका गुरु, आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो नामवर सिंह के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इससे आगे 5 नंबर प्रश्न है, परगीत कैसा काव्य है? यानी परगीत जो लिखा गया है वो कैसा काव्य है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, प्रबंध काव्य, गीत काव्य, आत्मपरक काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा काव्य होगा? तो 5 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो परगीत कैसा काव्य है? तो परगीत आत्मपरक काव्य है। कैसा काव्य है? परगीत एक आत्मपरक काव्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आत्मपरक काव्य। उसके बाद है 6 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म किस दिन हुआ था? यानी कि ऊपर में ईस्वी दिया हुआ रहता है, नीचे में प्रश्न में दिन पूछ लिया जाता है। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो नामवर सिंह का जन्म किस दिन हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इससे आगे 7 नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह की किस कीर्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? यानी नामवर सिंह के किस कीर्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो यही प्रश्न फिर दोबारा दे दिया गया है। तो इसका होगा कविता के नए प्रतिमान पर। कविता के नए प्रतिमान इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा कविता के नए प्रतिमान। 8 नंबर प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता का नाम कौन है? तो यानी सहर्ष स्वीकारा नामक जो कविता लिखा गया है, इसको किस कवि के द्वारा लिखा गया? तो इसको होगा किसके द्वारा लिखा गया? तो आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो इसको लिखा गया है मुक्तिबोध जी के द्वारा। मुक्तिबोध जी के द्वारा लिखा गया है सहर्ष स्वीकारा नामक कविता, ठीक है। इससे आगे 9 नंबर प्रश्न है, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? यानी सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो आधार क्या है, आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका आधार होगा समाज के विरुद्ध व्यक्ति, यानी समाज के विरुद्ध व्यक्ति, यानी समाज के विरुद्ध में जो काम करते हैं वही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इससे आगे आप पाठ है जूठन। जूठन एक बहुत ही अच्छा कहानी है, ठीक है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। यानी वाल्मीकि जी के ही जीवनी, समझ लीजिए कि यह वाल्मीकि जी की ही जीवनी पर आधारित करके लिखा गया है। यानी वाल्मीकि जी जब बचपन में थे तो वे बहुत ही गरीब थे। उनके साथ लोगों का दुर्व्यवहार बहुत ही खराब था। लोग जैसा व्यवहार करते थे वैसा नहीं करना चाहिए था। तो इसका प्रथम प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? जूठन है। जूठन है, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन नामक पाठ किसने लिखा था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कब हुआ था? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। यानी वाल्मीकि जी का मृत्यु का अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका प्रथम प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, तो कौन सी रचना है? जूठन है। कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे आगे 2 नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? तो किसकी स्थापना की थी? तो आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना की। मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना की, अर्थात 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
इससे आगे 3 नंबर प्रश्न है, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? यानी जूठन पाठ में जो हेडमास्टर रहता है उनका क्या नाम है? तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था कालीराम। आप लोग पढ़े होंगे, इसका कहानी ध्यान होगा। तो उस हेडमास्टर का नाम था कालीराम। क्या नाम था? कालीराम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इससे आगे 4 नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश की आत्मकथा का क्या नाम है? यानी पूछ रहा है कि ओम प्रकाश जी का जो आत्मकथा जिसमें लिखा गया है उस पाठ का क्या नाम है? तो उस पाठ का क्या नाम है? अभी आप लोगों को ही बताए थे। तो उस पाठ का क्या नाम है? तो जूठन नाम है। यानी जूठन में किसका कहानी लिखा गया है? तो वाल्मीकि जी का ही अपना कहानी लिखा गया है। ठीक है। इससे आगे 5 नंबर प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है, किसकी कीर्ति है? यानी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी कीर्ति है? तो किसकी कीर्ति है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ही कीर्ति है। ये भी कीर्ति किसका है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आगे है 6 नंबर प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग जानते हैं तो बताइए। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म हुआ था बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अर्थात तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।